अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चाहे हम कहें या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कहें, साथ ही साथ राष्ट्रवाद के उदय में भी कांग्रेस के प्रथम चरण के या राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो यहां पर आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बेसिकली होगा द मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण। और राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी चरण है इसमें क्या क्या चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले कि इस उदारवादी चरण का कार्यकाल बेसिकली क्या रहा, फेज क्या था इसका। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो कार्यकाल है ये आरंभिक के 20 साल 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय है वो बेसिकली आधुनिक भारत के इतिहास में इस टाइमिंग को आप लोग ध्यान रखना, इसी टाइमिंग को उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। ये 20 वर्ष का समय था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच पर अभिनय करने का मौका उदारवादियों को मिलता है। साथ ही साथ इस उदारवादी चरण के प्रमुख व्यक्तित्व कौन से हैं। हालांकि मैं बता दूं कि आपके सिलेबस में जो प्रमुख व्यक्तित्व दिए हुए हैं वहां से ये व्यक्तित्व किसी को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और पीछे वाले एग्जाम्स का एनालिसिस करने के बाद मैंने तय किया कि कम से कम थोड़ा सा उदारवादियों के साथ साथ उदारवादियों के प्रसिद्ध व्यक्तित्व दादा भाई नौरोजी को हम पढ़ने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से धन निष्कासन का सिद्धांत पढ़ेंगे, गैर ब्रिटिश शासन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब प्रमुख व्यक्तित्व जो है उसमें जो नाम आएगा, नंबर 1 दादा भाई नौरोजी का, दिनसा वाचा का, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं दिनसा वाचा, और गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी बड़ा नाम है उदारवादियों में, गोपाल कृष्ण गोखले का। और इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कुछ और नाम, जैसे फिरोज शाह मेहता का, फिरोज शाह मेहता का, और बदरुद्दीन तैयब साहब का, बदरुद्दीन तैयब। तो ये कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं जो बेसिकली उदारवादियों में नाम सबसे आगे आता है। फिर एक प्रश्न आपका बनेगा कि उदारवादियों का बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या था, योगदान कंट्रीब्यूशन क्या था, इसको हम पढ़ेंगे। इनकी सीमाएं राष्ट्रीय आंदोलन में क्या रही और किस कारण से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असफल हो जाते हैं, उसका एनालिसिस जो है आज के हम क्लास में करने का प्रयास करेंगे। कलाम संस्थान अपनी रिसर्च टीम के साथ पूरा प्रयास कर रही है कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आपके सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं उस सिलेबस के हिसाब से आपको चीजें बताई जा सके, ताकि आपका बेहतरीन से बेहतरीन क्लासें आपके सामने आ सके। ये प्रयास कलाम की टीम पूरी कर रही है। इसी कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चरण। अब मैं इस चर्चा के साथ सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि उदारवादी राष्ट्रवादी जो है इनको उदारवादी क्यों कहा जाता है, वाई दे नॉन एज मॉडरेट्स, इनको उदारवादी क्यों कहा जाता है। ये आज का हमारा पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आरंभ किया उनको मॉडरेट्स कहते क्यों हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, इनको 3 कारणों से उदारवादी कहा जाता है। वो 3 कारण जो है बेसिकली, पहला पॉइंट जो आपका यहां पर होगा वो होगा, इनको उदारवादी कहते हैं सैद्धांतिक वैचारिक आधार पर। पहला पॉइंट होगा, इनको उदारवादी क्यों कहते हैं, इनके सिद्धांतों और इनकी विचारधारा के आधार पर। तो सैद्धांतिक वैचारिक आधार जो है ये इनके लिबरलिज्म का पहला कारण है। दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इनको उदारवादी कहा जाता है इनकी मांगों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड्स, इनकी मांगों के आधार पर भी इन्हें मॉडरेट्स कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इनको उदारवादी इसलिए भी कहा जाता है, इनको मॉडरेट्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनके जो साधन थे किसका, मांगों को रखने के साधन के आधार पर भी
इन्हें उदारवादी कहते हैं, इन्हें मॉडरेट्स कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपके यहां पर एकदम क्लियर होने चाहिए। इसी में रमेश चंद्र दत्त का नाम भी आता है, वो भी हम पढ़ेंगे। और आप लोग ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आरंभिक 20 वर्षों को उदारवादी राष्ट्रवादियों के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन लोगों का, जिसमें पत्रकार थे, वकील थे, इंजीनियर थे, प्रोफेसर थे, लेखक थे। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो उस समय का जो भारतीय समाज था, उस भारतीय समाज में जो उच्च मध्यम वर्ग था, उस उच्च मध्यम वर्ग के लोगों ने सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किया था। अब सबसे पहले इनको सैद्धांतिक वैचारिक आधार पर उदारवादी क्यों कहते हैं, कि पहला पॉइंट ये होगा, नंबर 1, भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। मतलब बहुसांस्कृतिक देश उससे कहते हैं जहां पर कई प्रकार की जातियां, कई प्रकार के धर्म, कई प्रकार की भाषाएं निवास करती हैं। इसलिए उदारवादियों ने यहां पर यह बल दिया कि चाहे कांग्रेस का कैसा भी सम्मेलन हो, उस सम्मेलन के अंदर अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, भाषाई प्रतिनिधित्व, सबको प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये ध्यान रखना, जो सबको लेकर साथ चलते हैं उसको हम कहते हैं लिबरल धारा। इसलिए आप लोग यहां पर ध्यान रखना, इन्होंने बहुसांस्कृतिक देश होने के नाते इन्होंने नंबर 1 धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया। और धर्मनिरपेक्षता को जब बढ़ावा दिया तो इस आधार पर भी इनको उदारवादी कहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व व्यापक स्तर पर दिया। और मैंने आपको यह भी कहा कि भारत में जो कांग्रेस के आरंभिक अधिवेशन हुए, उसमें आरंभिक अधिवेशनों में 7 अधिवेशन ऐसे थे जिसमें 7 में से 6 अधिवेशनों के अंदर अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंटेशन अध्यक्ष के तौर पे दिया जाता है। ये चीज ये बताती है कि उदारवादी वो थे जिन्होंने भारतीय बहुसांस्कृतिक धारा को समझा और समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। इस कारण इन्हें उदारवादी कहते हैं, लिबरल कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा आप लोग ध्यान रखना, इस धारा के जो लोग थे इन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था। मतलब इनको यह विश्वास था कि अंग्रेज न्यायप्रिय होते हैं, इसलिए वो हमारे साथ न्याय कर सकते हैं। इन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था और उस विश्वास के आधार पर भी इन्हें आप लोग ध्यान रखना, इन्हें लिबरल कहा जाता है, मॉडरेट कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हम संवैधानिक धाराओं में रहकर काम करेंगे, संवैधानिक सीमा में रहकर कार्य करना। ध्यान रखना, ये ऐसे लोग होंगे जो किसी भी हालत में कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो आपसे पूछे कि इनको उदारवादी क्यों कहते हैं? भारत की बहुसांस्कृतिक धारा को साथ लेकर चलने, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने, ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास होने, और कोई भी काम करना है तो उसे संवैधानिक सीमाओं में रहकर के काम करना है। इस आधार पर इन लोगों को उदारवादी कहा जाता है। दूसरा दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इनको उदारवादी इसलिए कहते हैं इनकी डिमांड्स के आधार पर, इनकी मांगों के आधार पर। मांग क्या थी? जैसे आप देखोगे इनकी कोई डिमांड ऐसी नहीं है। 1885 में इन्होंने ये नहीं कहा कि हमें आजादी दे दीजिए। आजादी इनका ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर उस समय 1885 में इन्होंने आजादी मांग ली होती तो शायद कांग्रेस जैसे संगठन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता। ये ऐसी मांग रखेंगे जो लिबरल होगी, अंग्रेजों की नजर में भी लिबरल होगी, और उस समय की भारत की परिस्थितियों के अनुकूल कहीं ना कहीं वो मांग भी होगी। जैसे इन्होंने कहा कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया जाए और उनमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए। विस्तार प्लस उसमें भारतीयों को शामिल किया जाए। ये पॉइंट्स ये रखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ये भी कहते हैं, नंबर 2 इन्होंने ये भी कहा कि जो सिविल सेवा परीक्षा है, उस सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन जो है वो बेसिकली भारत में भी किया जाए। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन जो है वो भारत में भी किया जाए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए।
तो थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करना। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार किया जाए, यह भी इन्होंने यहां पर कहा था। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि सरकार जो है वो जन कल्याणकारी योजनाओं को चलाए। जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो बेसिकली सरकार चलाए ताकि जनता का भला हो सके। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि प्रेस और भाषण पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। प्रेस एवं भाषणों पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। तो आप लोग ध्यान रखना, इस आधार पर ऐसे डिमांड्स के कारण इन्हें आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्हें उदारवादी कहते हैं, मॉडरेट्स कहा जाता है। लेकिन आप देखोगे कि जो इनकी डिमांड्स थी, उस डिमांड्स को रखने का जो इनका तरीका था वो तरीका भी लिबरल था। कैसे कि अपनी मांग को रखने के लिए सबसे पहले ये एप्लीकेशन लिखते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे। तो प्रार्थना पत्र जाकर के और वायसरॉय के कार्यालय में या प्रांतीय गवर्नर्स को देते थे और अपनी डिमांड्स को रखते थे एप्लीकेशन के द्वारा। जब उस एप्लीकेशन पर किसी प्रकार का काम नहीं होता था तो ये लोग जो है उसके बाद उस अधिकारी को याद दिलाने के लिए रिमाइंडर लिखते थे, जिसको हम कहते हैं स्मरण पत्र। रिमाइंडर्स के माध्यम से भी अपना काम करवाते थे। जब रिमाइंडर पर भी काम नहीं होता था तो ये लोग अपना डेलीगेशन वहां भेजते थे, जिसको हम कहते हैं प्रतिनिधि मंडल। डेलीगेशन के माध्यम से अपने काम को करवाने का प्रयास किया। तो आप लोग ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर उदारवादियों को उनकी सैद्धांतिक वैचारिक विचारधारा के आधार पर, उनकी मांगों के आधार पर और मांगों को रखने के साधन के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन में इन्हें उदारवादी विचारधारा कहा जाता है, उदारवादी राष्ट्रवादी कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस समय राष्ट्रवाद देश में पनप रहा था, उस राष्ट्रीयता को एकजुट करने में, उस राष्ट्रीयता को मिलाने के अंदर इन उदारवादियों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला नेतृत्व है वो उदारवादियों के माध्यम से पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान क्या था। उदारवादियों का योगदान क्या है। अगर इस पॉइंट को हम समझें कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो यह समझने के लिए आप देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान, इस पॉइंट को समझना है। और सबसे पहले कई पॉइंट से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। नंबर एक, सबसे पहला योगदान, नंबर एक, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार तैयार किया। पहला पॉइंट जो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार इनके द्वारा तैयार किया जाता है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला सोशल बेस है वो बेसिकली इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। एक मैं आपको भी समझाऊंगा और वो होगा आर्थिक राष्ट्रवाद। सबसे पहले इन्होंने पैदा किया है। ये आर्थिक राष्ट्रवाद क्या होता है इसको मैं समझा दूंगा कि राष्ट्रीयता की भावना को आर्थिक सिद्धांतों के माध्यम से पैदा करना, आर्थिक राष्ट्रवाद और प्लस ब्रिटिश शासन की अर्थशास्त्रीय आलोचना। आपसे पूछे कि ब्रिटिश शासन की सबसे पहले अर्थशास्त्रीय आलोचना किसके द्वारा की गई थी, तो आपका उत्तर होगा उदारवादियों ने सबसे पहले भारत में ब्रिटिश शासन की इकोनॉमिक क्रिटिक करते हैं, अर्थशास्त्रीय आलोचना करते हैं। और आप कहोगे सर ये अर्थशास्त्रीय आलोचना क्या थी, तो इसको मैं अलग से समझाऊंगा। सिर्फ यहां पर एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन वेल्थ थ्योरी जो है उसके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने ऐसा किया था, आर्थिक राष्ट्रवाद। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, जैसे 1892 का जो एक्ट पास हुआ था, उस 1892 के एक्ट को
पास करवाने में इनकी बड़ी भूमिका थी और उसके माध्यम से भारत में कई सुधार भी होते हैं, करवाने में इनकी निश्चित रूप से भूमिका थी। तो ये पॉइंट 3 आप सबसे पहले इन 3 पॉइंट का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए ताकि हम चौथा पॉइंट आपको कर सकते हैं। साथ ही साथ यही लोग थे जो सबसे पहले भारत में सिविल सेवा में सुधार करते हैं और इन्हीं के प्रयासों से भारत में सिविल सेवा में, सिविल सर्विसेज में व्यापक स्तर पे सुधार भी होते हैं। सिविल सेवा में सुधार, एक आपको पता है ये धीरे धीरे लोकतांत्रिक स्वशासन की मांग करते हैं। डेमोक्रेटिक होम रूल, लोकतांत्रिक स्वशासन की मांग भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो ये पॉइंट आपको, हालांकि ये क्रेडिट जो है ये बेसिकली उग्रवादी राष्ट्रवादी लेकर चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि भारत में उस समय एक राजनीतिक चेतना पैदा करने में इनकी बड़ी भूमिका थी। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना। राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों के योगदान में इतने पॉइंट्स आपको यहां पर याद करने हैं। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ें और मैं एक व्यक्तित्व को आपके सामने रखना चाहूंगा और वो व्यक्तित्व जो है वो बेसिकली है, जहां आपके सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसिद्ध व्यक्तित्व उसमें दादा भाई नौरोजी का नाम नहीं है, लेकिन ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार तैयार करने में, ब्रिटिश शासन की इकोनॉमिक क्रिटिक करने में, अर्थशास्त्रीय आलोचना करने में, धन निष्कासन का सिद्धांत देने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो बेसिकली दादा भाई नौरोजी की थी। इसलिए हमें अगर वहां सिलेबस में नहीं दिया हुआ है फिर भी राष्ट्रवाद का उदय जैसे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमें दादा भाई नौरोजी को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम के पॉइंट्स को कवर कर सके। तो मैंने हेडिंग डाला यहां पर दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी, सबसे पहले हम इनका एक व्यक्तिगत जीवन जो है वो दादा भाई नौरोजी का पढ़ने का प्रयास करेंगे। दादा भाई नौरोजी जो है इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को बॉम्बे में एक बहुत ही सामान्य परिवार में हुआ था। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि दादा भाई नौरोजी का जन्म जो है ये बेसिकली 4 सितंबर 1825 को एक सामान्य पारसी परिवार में, ध्यान रखना पारसी अलग धर्म होता है, सामान्य पारसी परिवार में बॉम्बे में हुआ था। सामान्य पारसी परिवार में बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। ये भाग्यशाली है कि बॉम्बे में जन्म रहे हैं, लेकिन जो परिवार था वो बेसिकली एक गरीब पारसी परिवार था, उसमें इनका जन्म होता है। इनके फादर जो है दादा भाई नौरोजी के जो पिता थे उनका नाम था नौरोजी पलांजी। नौरोजी पलांजी बेसिकली जब दादा भाई नौरोजी मात्र 4 वर्ष के थे तब इनके पिता का निधन हो जाता है, इनके पिता की डेथ हो जाती है। तो यहां पर मैं उस मां को पूरे जज्बे के साथ सलाम करना चाहूंगा जिस मां ने मां और पिता दोनों की भूमिका अदा की। वो थी दादा भाई नौरोजी की माता जिनका नाम था मनेक बाई। उस मनेक बाई ने इनके पालन पोषण में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। कहते हैं कि घरों में काम करके उन्होंने दादा भाई नौरोजी को पढ़ाने में हर चीज की भूमिका वो अदा करती है। और आरंभिक शिक्षा जो है वो दादा भाई नौरोजी की एल्फिंस्टन स्कूल, उसके बाद कॉलेज के अंदर होती है। और इनकी शादी जो है गुलबाई से हो जाती है जब ये मात्र 11 साल के थे। अब एग्जाम के पॉइंट से आते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट से दादा भाई नौरोजी से आपका प्रश्न क्या बन सकता है, तो देखने का प्रयास करें। अब मैंने यहां पर लिया और यहां पे लिख दिया दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी में ये लिखा एग्जाम। और एग्जाम के पॉइंट से आप लोग ध्यान रखना क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। नंबर 1, भारत की आशा किसे कहते हैं?
मतलब द होप ऑफ इंडिया के रूप में किस व्यक्ति को इंडिया में याद किया जाता है? तो उत्तर होगा दादाभाई नौरोजी को, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपसे पूछे द ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध नेता किसे कहते हैं? तब भी आपका उत्तर जो है वो बेसिकली होगा दादाभाई नौरोजी का। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता होगा भारतीय, एक पॉइंट और आएगा दादाभाई नौरोजी के बारे में कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। वो फर्स्ट इंडियन थे। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय जो है वो बेसिकली दादाभाई नौरोजी थे। 1892 के अंदर ही लिबरल पार्टी की ओर से चुनाव लड़ते हैं और ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले भारतीय थे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। जो कांग्रेस के जो आरंभिक मेंबर थे में से एक थे। और यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना, 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। और 1906 के अंदर आप लोग ध्यान रखना, जब उदारवाद अपने अंतिम समय में था, उदारवादी राष्ट्रवाद, तब 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, उस कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष का पद इन्होंने संभाला था और घोषणा की कि अब कांग्रेस का ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली स्वराज होगा, स्वराज की प्राप्ति कांग्रेस का उद्देश्य होगा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की घोषणा की? तो उत्तर होगा आपका दादाभाई नौरोजी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, आगे मैं आपको समझाऊंगा कि नौरोजी जो है वो स्वराज की घोषणा करते नहीं है, बल्कि उस समय की परिस्थितियां इस प्रकार से थी कि बंगाल विभाजन के बाद जब उग्रवादी राष्ट्रवादी अपने स्वदेशी स्वराज और राष्ट्रीय कार्यक्रम को लेकर हावी हुए, तो स्वराज उग्रवादियों का मेन कार्यक्रम बन गया और उन्हें दबाव डाल करके बुलवाया था। ये हम देखेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ध्यान रखना, वो पहले कांग्रेस अध्यक्ष जिन्होंने ये घोषणा की। तो आपका उत्तर होगा ये वाला, 1906 वाला। एक आपसे पूछे कि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन ये भी पूछे कि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, और प्लस आपको पता होगा धन निष्कासन का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था, इसलिए आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी इनको माना जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है दादाभाई नौरोजी को। ये पॉइंट आप लोग इसमें ध्यान रखना। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत की आशा कहा जाता है। और किस टाइप के नेता थे? तो ध्यान रखना, ये उदारवादी थे, मॉडरेट थे, उदारवादी राष्ट्रवादी खेमे में आते हैं। अब आप एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि और कौन से क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। 1892 में वो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। हालांकि चुनाव लड़ने वाले पहले थे WC बनर्जी, लेकिन चुनाव जीतने वाले थे, ये आपको बता दूं, दादाभाई नौरोजी। अब उसके बाद आपको पता होगा 1852 के अंदर जो बॉम्बे एसोसिएशन बनती है, उस बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना में दादाभाई नौरोजी की बहुत बड़ी भूमिका थी। एक आपको पता होगा 1866 में एक संस्था बनती है, 1866 लंदन इंडियन एसोसिएशन, उसमें भी इनकी भूमिका थी। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज के लिए उनको याद किया जाता है वो था उनका एक ऐसे। आप लोग ध्यान रखना, दादाभाई नौरोजी ने एक ऐसे लिखा, और ध्यान रखना ये ऐसे बेसिकली एक किताब फॉर्म में था, एक निबंध था जो बुक फॉर्म में था, और इस ऐसे का नाम था
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में एक बहुत बड़ी भूमिका दादाभाई नौरोजी की मानी जाती है। तो उस पॉइंट से भी आपको देखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर इन्होंने जो ऐसे लिखा उसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। इसके दो पार्ट हैं। क्या? भारत में निर्धनता एवं गैर ब्रिटिश शासन। भारत में निर्धनता एवं गैर ब्रिटिश शासन। गैर ब्रिटिश शासन। अब थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए, जो मैंने एक बार पहले आपको समझाया था, मैं 2 मिनट आपके लेता हूं कि किस प्रकार से ये ब्रिटेन था और ये भारत था। ये भारत था। तो दादाभाई नौरोजी कहते हैं कि जो भारत सरकार थी, वो भारत सरकार भारतीयों के हाथ में नहीं थी, बल्कि भारत सरकार अंग्रेजों के हाथ में थी, ब्रिटिश के हाथ में थी। और जब भारत सरकार अंग्रेजों के हाथ में थी, तो जो भारत सरकार होगी उसी के पास में जाएगा भारत का राजस्व। लेकिन भारत का राजस्व जो है, शुरुआत के 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद में ब्रिटिश सरकार इसका प्रयोग करेगी। तो भारत का राजस्व भारत से बाहर जाएगा, क्योंकि इससे अंग्रेज व्यापार करेंगे, और जब व्यापार करेंगे तो कंटिन्यूसली भारत का रेवेन्यू भारत से बाहर जाएगा। और जब किसी देश का रेवेन्यू किसी देश से बाहर जाता है, तो उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं बन पाता है। उस देश में ऐसे कोई आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो पाएगा जिससे वो देश डेवलपमेंट कर सके। अर्थात जब देश का रेवेन्यू देश से बाहर जाता है, तो उस देश में लगातार, जब देश का रेवेन्यू बाहर जाएगा तो उस देश में गरीबी बढ़ेगी, और गरीबी एक साथ और अपने साथ लाती है, और वो है बेरोजगारी। मतलब भारत में अंग्रेजों के काल में जो गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी, उसका एक बड़ा कारण था भारतीय धन का भारत से बाहर जाना। और आधुनिक भारत के इतिहास में इस बात को बताने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो दादाभाई नौरोजी थे। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। और ध्यान रखना, इन्होंने कहा भारत में निर्धनता, इस निर्धनता का उन्होंने विश्लेषण किया कि निर्धनता का कारण क्या है, और इसका विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि इसका कारण जो है ये बेसिकली धन निष्कासन है। मतलब इसके माध्यम से वो जिस सिद्धांत को पेश करते हैं उसी को इतिहास में कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के माध्यम से बताया कि जब भारत का राजस्व भारत से बाहर जाता है तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। तो बहुत अच्छा बताया। उस समय किसी को इस बात का संज्ञान नहीं था। नौरोजी प्रथम व्यक्तित्व थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन की अर्थशास्त्रीय आलोचना की, इकोनॉमिक क्रिटिक किया। और ध्यान रखना, जब वो धन निष्कासन की बात करेंगे, उस समय भी कोई एकीकृत भारत नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब से रेवेन्यू किस प्रकार से बाहर जा रहा है, बंगाल से किस प्रकार से बाहर जा रहा है, मद्रास से किस प्रकार से बाहर जा रहा है, बॉम्बे से किस प्रकार से बाहर जा रहा है। इस आर्थिक राष्ट्रवाद की संकल्पना के माध्यम से उन्होंने आर्थिक सिद्धांत के माध्यम से राष्ट्रवाद पैदा किया, और इसी राष्ट्रवाद को हम कहते हैं इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इसलिए कहते हैं कि आर्थिक राष्ट्रवाद का जो जिम्मेदारी है, जो योगदान है, वो बेसिकली किसका माना जाता है? दादाभाई नौरोजी का। अब उसी के साथ वो थोड़ी सी एक कमजोरी पेश करते हैं। वो कमजोरी क्या थी? कि वो ये कहते हैं कि भारत में गैर ब्रिटिश शासन है। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का मतलब क्या हुआ है? दोस्तों, नौरोजी क्या करते हैं? नौरोजी का एक बहुत लंबा समय ब्रिटेन में बीता था, और उन्होंने ब्रिटिश शासन के बारे में कहा कि मैं लंदन में रह के आया हूं। जो ब्रिटिश शासन है वो बेसिकली समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। जबकि जो भारत में ब्रिटिश शासन है, भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो ब्रिटिश शासन बेसिकली अन्याय और अत्याचार पर आधारित है। अन्याय, अत्याचार और शोषण पर आधारित है। तो यहां पर वो ये कहते हैं कि
वहां मैंने देखा है, ब्रिटेन में रहा हुआ हूं, और जो ब्रिटिश शासन है वो बेसिकली समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है, जबकि भारत के अंदर जो शासन है वो अंग्रेजों का ही है, ब्रिटिश का ही है, लेकिन यहां पर तो अन्याय है, अत्याचार है। वो कहते हैं कि जो ब्रिटेन में शासन है वो समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है, जबकि भारत में जो शासन है वो अन्याय और अत्याचार पर आधारित है। इसलिए उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को गैर ब्रिटिश शासन की संख्या दी कि भारत में ये ब्रिटिश शासन है ही नहीं। और इस बात को बताने के लिए, दोस्तों ध्यान रखना, इस बात को बताने के लिए वो लंदन जाते हैं कि भारत में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो आप कहोगे सर सही तो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भारत में जो अत्याचार और अन्याय है ये भारत में बैठे अंग्रेज कर रहे हैं। उनकी सोच गलत थी, क्योंकि भारत में जो कुछ भी हो रहा था वो बेसिकली ब्रिटेन में, लंदन में बैठे हुए उस ब्रिटिश सरकार की इशारों पे हो रहा था, और आप उसी को बताने के लिए जा रहे हो। ध्यान रखना, यही एक डिफरेंस है दादाभाई नौरोजी के अंदर और गांधी जी के अंदर। गांधी जी औपनिवेशिक शासन के बारे में बताने के लिए भारत की जनता के बीच में जाएंगे, और नौरोजी इस बात को बताने के लिए लंदन चले गए, जो उनकी एक भूल थी। यहां पर उन्होंने बहुत बेहतरीन सिद्धांत पेश किया है, लेकिन यह सिद्धांत कहीं ना कहीं यह व्यक्त करता है कि नौरोजी में औपनिवेशिक शासन की समझ कम थी। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ब्रिटिश शासन में भारत के धन का निष्कासन हो रहा है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि भारत में जो ब्रिटेन में शासन चल रहा है वो शासन भारत में होना चाहिए। वो शासन कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो फिर धन का निष्कासन भी तो नहीं होता। तो ये पॉइंट उन्होंने लिखा, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि ये अगर उनकी कमी है, इधर वाला पॉइंट, तो ये उनका पॉजिटिव पॉइंट है कि उन्होंने उस समय धन निष्कासन के सिद्धांत को पेश करके आर्थिक राष्ट्रवाद को पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। अब इसके साथ साथ दोस्तों मैं चाहूंगा कि हम ये भी देखें कि बाय द वे आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो आरंभिक उदारवादी राष्ट्रवादी थे उनकी सीमाएं क्या थी? मतलब इतना योगदान देने के बाद ऐसी क्या चीज थी जो उनके कंट्रीब्यूशन को कम करती? तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग सोचना कि उदारवादियों की सीमाएं क्या थी। देखिए, अब जो नया पॉइंट है वो है उदारवादियों की सीमाएं, द लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट्स। उदारवादियों की सीमाएं क्या थी? द लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट्स, सीमाएं क्या थी? देखिए, सबसे पहली सीमा जो उनकी है कि उदारवादी जो थे, उदारवादी जो है ये बेसिकली कौन थे? तो ये थे उस जमाने के बड़े बड़े जो पत्रकार थे या फिर वकील थे, या कह सकते हैं उस जमाने को बड़े प्रोफेसर थे, ये लोग थे। अगर ये लोग थे तो इनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत है, लेकिन भारत के आम जन को, भारत के आम जन, और आम जन में कौन आता है? जैसे किसान, मजदूर, आदि को ये राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जोड़ पाए, राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जोड़ पाए। ये योगदान आगे वालों का होगा, जैसे उग्रवादी राष्ट्रवादियों का, गांधीवाद का, ये उनका योगदान होगा। दूसरा, उदारवादियों में दो परस्पर विरोधी भावनाएं थी। उदारवादियों में, मॉडरेट्स के अंदर उदारवादियों में दो परस्पर विरोधी भावनाएं थी। दो परस्पर विरोधी भावनाएं, आपको सर हमने तो आज तक नहीं सुना, ऐसी दो परस्पर विरोधी भावनाएं कौन सी आ गई उनके अंदर? तो आप लोग ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि एक तरफ वो कहते हैं कि अंग्रेजों में हमें विश्वास है, और एक तरफ वो कहते हैं कि हमें स्वशासन चाहिए। हालांकि
सबसे पहले स्वराज की घोषणा 1906 में दादा भाई नौरोजी करेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं, एक तरफ तो वो बात करते हैं देशभक्ति की, और देशभक्ति के तहत वो राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिस समय वो देशभक्ति की बात कर रहे हैं उसी समय वो राजभक्ति की बात कर रहे हैं। राजभक्ति का मतलब होगा कि बेसिकली उनका ब्रिटिश शासन में विश्वास था। अगर ब्रिटिश शासन में विश्वास था और ब्रिटिश शासन भारत के हित में नहीं था तो फिर आप उसका विरोध कैसे करोगे? तो देशभक्ति वर्सेस राजभक्ति का ये जो परस्पर द्वंद्व था, यही द्वंद्व उदारवादी राष्ट्रवादियों को कमजोर कर देता है। क्योंकि जो उग्रवादी राष्ट्रवादी वो इनको कहते हैं कि कभी भी ब्रिटिश शासन स्वराज नहीं हो सकता। स्वराज तब होगा जब सत्ता हमारे हाथ में होगी। जबकि इनको एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम देशभक्ति के माध्यम से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये इनका ब्रिटिश शासन के अंदर विश्वास है। तो किस प्रकार से राजभक्ति और देशभक्ति आपस में मिल सकती है? तो ये एक बड़ा लिमिटेशन इनका यहां पर माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना, उदारवादियों में व्यक्तिगत बलिदान कौन सा पॉइंट आएगा? जैसे भगत सिंह ने अपना खुद का बलिदान दे दिया, राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए, व्यक्तिगत बलिदान। और 7 जो है व्यक्तिगत बलिदान की भावना की कमी थी, व्यक्तिगत बलिदान की भावना की कमी थी। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इनको मारना नहीं है। इन्होंने जो कुछ उस जमाने में किया वो अपने समय से कहीं अधिक था। अगर ये उस समय आजादी की, स्वराज की बात आरंभ में कर देते तो शायद उनको उसी समय खत्म कर दिया जाता। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आर्थिक राष्ट्रवाद को पैदा करने, राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार तैयार करने में और राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में, कांग्रेस जैसी संस्था को मजबूत करने के, कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं को आपस में मैत्रीपूर्ण तरीके से जोड़ने में और ब्रिटिश सत्ता का आरंभिक विरोध करने में और ब्रिटिश शासन की अर्थशास्त्रीय आलोचना करने में इन लोगों के बहुत बड़ा योगदान था। इन्हीं के बनाए गए सामाजिक आधार पर आगे चलकर उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होगा। तो आज की इस क्लास में ये इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।